अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ और चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स और क्लास है फर्स्ट ईयर सिन बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज़। वैसे भी आपके पेपर्स आने वाले हैं, 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? मोमेंटम तो आपने पढ़ा है। अब ये कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन मोमेंटम को हम शो करते हैं डेल्टा पी से। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। यह आपने फार्मूला पढ़ा है तो बताइए कि मोमेंटम जब टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लीनियर फोर्स कहते हैं, या एंगुलर फोर्स कहते हैं, या इम्पल्स कहते हैं, या पावर कहते हैं। तो यह आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ये फार्मूला बेसिकली है फोर्स का। ठीक है, कैसे आया है यह फार्मूला फोर्स का? डेल्टा पी का मतलब फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई डिवाइडेड बाय टी। और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी। देखें, पी एफ की जगह मैंने लिखा है एम वी, और वी के साथ चूँकि फाइनल की बात हो रही थी एफ़ लगा दिया। इसी तरह ये हो जाएगा एम वी, इनिशियल की बात होगी आई हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एम, तो अंदर रह गया वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, और ये वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी बेसिकली किसका फार्मूला है? ये है एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो बताइए एम ए किसका फार्मूला है? एम ए फोर्स का फार्मूला है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है लीनियर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। द टर्म मास रेफर्स टू द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट एज। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मास जो है, मास किस दूसरी क्वांटिटी की तरह है? मतलब मास को हम वेट कह सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि वेट एक क्या है? वेट एक फोर्स है, मास बेसिकली फोर्स नहीं है। मास को फोर्स कह सकते हैं? तो मास कोई फोर्स थोड़ी है, मास को फोर्स भी नहीं कह सकते। अब सवाल ये पैदा है कि एक इनर्शिया बचा, एक एक्सेलरेशन बचा। तो मास और एक्सेलरेशन तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कौन सी चीज़ रह गई यहाँ पे? इनर्शिया रह गया। तो मास को हम और क्या कह सकते हैं? कॉन्सेप्चुअल इनर्शिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये कह रहे हैं वो वाली फोर्स बताएं जो अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, खुद ब खुद एडजस्ट करने वाली फ़ोर्स जो होती है, ये आप याद कीजिए, ये है फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन भी यही है, फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। खुद ब खुद ही अपने आप को क्या करती है? ये एडजस्ट करती है। ठीक है, अब देखें, द लॉज ऑफ मोशन शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन। न्यूटन के 3 लॉज आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि तीनों लॉज जो हैं, लॉज ऑफ मोशन, वो किन दो चीज़ों का रिलेशन बताते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो मास वेलोसिटी तो आता नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी नहीं आता इसमें, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं बताते। अब रह गया मास और एक्सेलरेशन और फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। और आपको पता है तीनों लॉज में फोर्स तो लाजमी आती है। ठीक है, और फोर्स के साथ साथ क्या आता है? एक्सेलरेशन भी आता है। तो बेसिकली न्यूटन के जो लॉज हैं वो हमें कॉन्सेप्ट देते हैं किसका? फोर्स और एक्सेलरेशन को। हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे है ये, अब देखें, द मोशन ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस। अब ये कह रहे हैं मोशन जो होता है रॉकेट का, रॉकेट किस तरफ जाता है? रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है स्पेस में। वो किस वजह से होता है? आपको पता है जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो इसके बैक साइड से क्या रिलीज़ होती हैं? मुख्तलिफ गैसेस रिलीज़ होती हैं। ठीक है, गैसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिलीज़ हो रही हैं, और ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली क्या है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मोमेंटम है, इसका आंसर है बी। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं बॉम्ब ऑफ मास 12 kg इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉम्ब है, इसका मास कितना है? 12 किलोग्राम है। अभी इनिशियली जो है स्टार्टिंग में वो रुका हुआ है, फिर वो एक्सप्लोड हुआ और 2 पीसेस में ब्रेक हो गया। एक पीस 4 किलो का है और दूसरा पीस 8 किलो का है। और 8 किलो वाले मास की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें 4 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा समझते हैं। क्या कह रहे हैं? ये एक बॉम्ब था। ठीक है, इसका मास कितना है? 12 किलोग्राम था। इनिशियली रेस्ट में था। ठीक है, इनिशियली रेस्ट में था, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम जो इसका होगा
इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा, रेस्ट में होने की वजह से इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो गया। अब ये एक्सप्लोड हुआ तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। एक हिस्सा था 8 किलोग्राम वाला, ठीक है, और दूसरा हिस्सा था कितने किलोग्राम वाला, 4 किलोग्राम वाला। ये दो पार्ट्स थे इसके। 8 किलोग्राम वाले की स्पीड इन्होंने गिवन है 6 मीटर पर सेकंड और 4 किलोग्राम वाले की हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो अब देखें ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हुआ तो एक हिस्सा यहाँ जा रहा है सीधे हाथ की तरफ और एक हिस्सा यहाँ जा रहा है। और अगर ये वाला पार्ट राइट पे जाएगा, ये वाला पार्ट लेफ़्ट पे जाएगा, तो इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है वो कितना होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक लेफ़्ट पे जा रहा है एक राइट पे जा रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो और फाइनल मोमेंटम भी टोटल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हो, इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, वो तो पहले ही ज़ीरो पे था, तो पूरी चीज़ क्या होगी, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो गया और सीधे हाथ पे क्या बचा, m1v1 प्लस m2 v2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, m1 की जगह क्या आ जाएगा, m1, ये 4 को हम मास 1 ले लेते हैं, ठीक है, और 8 को हम मास 2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1 कितना है, m1 4 है, v1 कितना है, v1 इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, किसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है m1 वाली। तो v1 एज इट इज़ आ गया, प्लस m2 कितना है, m2 8 है, v2 कितना है, इसकी वेलोसिटी 6 है। तो ये हो जाएगा 4v1 प्लस 48 वहाँ जाकर 0 से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -48 इज इक्वल्स टू 4vi। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, -48 के नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया -12। तो v1 की जो वेलोसिटी आई है, सॉरी मास 1 की जो वेलोसिटी है v1, वो बेसिकली कितनी है, वो है -12 मीटर पर सेकंड। ये हमने वेलोसिटी निकाली है। वेलोसिटी क्यों निकाली है, क्योंकि हमें निकालनी थी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मास चाहिए होता है और एक वेलोसिटी चाहिए होता है। तो मास तो हमें गिवन है, देखिए 1/2 लिखा, मास कितना है 4 kg वाले की बात हो रही है, तो मास 4 kg है। वेलोसिटी कितनी आई है, ये आई है -12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 144 को 2 से मल्टीप्लाई करें, काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास 288 जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक एनर्जी है 288 जूल, तो ये हमने सर्किल कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, बल्कि पहले 8 देख लें, फिर हम लास्ट में 7 करेंगे, क्योंकि 7 समझने वाला है। क्या कह रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, ठीक है। ये कह रहे हैं मास गिवन है एक बॉडी का जो कि है 2 किलोग्राम, और उसमें जो मोमेंटम है वो है 2 न्यूटन सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, देखें ज़रा गौर से देखें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², ठीक है। तो अगर हम दोनों, मतलब अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कराएं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय m मास से, तो ये बन जाएगा 1/2। m से मल्टीप्लाई होगा तो ये m² आ गया, v² आ गया, और m से डिवाइड भी करा दिया हमने, क्योंकि एक रूल है, अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो डिवाइड भी कराएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 mv कॉमन, मतलब स्क्वायर कॉमन ले लें, ऊपर लगा दें स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा m। तो mv किसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, mv बेसिकली होता है मोमेंटम का फार्मूला। तो mv की जगह p लिख दिया, ऊपर स्क्वायर आ गया, अपॉन 2m हो गया, और उल्टे हाथ पे चल रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्टूडेंट्स रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का और किसका, मोमेंटम का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या कह रहे हैं, मास गिवन है और दूसरी चीज़ क्या है, मोमेंटम गिवन है। मास भी 2 kg, मोमेंटम भी 2 kg। ज़रा पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको मैं रब कर देता हूँ। मास कितना है, मास पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ke इज़ इक्वल्स टू 1/2 p²/2m, ठीक है स्टूडेंट। बल्कि 1/2 को हटा दें क्योंकि हमने नीचे 2 लगा दिया। तो p² कितना है, मोमेंटम दिया हुआ 2, 2 का स्क्वायर, और नीचे है 2, और मास भी कितना है 2, 2 की पावर 2 4, और 2 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। तो 1 जूल हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, क्या कह रहे हैं, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज़ मैक्सिमम फॉर। तो ये कह रहे हैं अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखें, सेम रखें, तो
इन चारों में से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो दोबारा वही रिलेशन हम देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है। पहले तो फार्मूला लिख देता हूँ मैं, p² / 2m यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2m = p²। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसीलिए इसको छोड़ दें, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो मोमेंटम बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, p² = 2m मल्टीप्लाई बाय ke। काइनेटिक एनर्जी को छोड़ दें तो मोमेंटम का डायरेक्ट ताल्लुक किससे है, मास से। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। और आपको पता है इन चारों में से सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, सबसे ज़्यादा मास अल्फ़ा पार्टिकल का होता है। तो इसका आंसर है अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, 3 kg बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। एक बॉल है जिसमें फ़ोर्स कितनी लग रही है, 15 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है, और बॉल का मास कितना है, बॉल का मास है 3 किलोग्राम। अब ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। F = ma, और हमें a निकालना है, तो F के नीचे आके a डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 15 / 3, 3 × 1 3, 3 × 5 = 15। तो हमारे पास आंसर आ गया, क्या आंसर आया हमारे पास 5, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे कितने सवाल हो गए, तो हमारे क्वेश्चन हो गए, ये पूरे हो गए, लेकिन एक सवाल अभी हमारा रह गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे अब वो, अब उस पर आ जाते हैं 7, और आपको बताया था 7 थोड़ा समझने वाला सवाल है, ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रब कर दिया। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं आप, इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज़ हो तो काइनेटिक एनर्जी कितने % इंक्रीज़ होगी। दोबारा यहाँ पे किसका जिक्र आ रहा है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। और मैं आपको बता चुका हूँ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो क्या है, ke = p² / 2m, ये रिलेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं मोमेंटम जो है उसको हमने कितना % बढ़ाया, 20% बढ़ाया अपने इनिशियल मोमेंटम का। तो देखें जो चेंज, जो मोमेंटम में इंक्रीज़ आया ना, उसको हमने नाम दे दिया p बार का। और कितना इंक्रीज़ आया, तो देखें पहले फ़र्ज़ करें मोमेंटम अगर इनिशियली है p, फ़र्ज़ करें p है इनिशियल मोमेंटम, तो इसमें कितना हम चेंज ला रहे हैं, 20% इसमें चेंज ला रहे हैं, ठीक है। पहले तो p था, p क्या है, इनिशियल मोमेंटम, यहाँ लिख देता हूँ मैं इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम को कितना इंक्रीज़ किया, 20% इंक्रीज़ किया, और ये आ गया 20% ऑफ p। तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p एज इट इज़ आ गया, प्लस 20 से परसेंटेज हटा लें, तो कैसे हटता है, 100 से डिवाइड करा दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2, और ये हो जाएगा p। अब इस p के साथ 1 लगा हुआ है, तो 1p + 0.2p, तो ये टोटल हो जाएगा 1.2p। तो ये हमने क्या निकाल लिया, बेसिकली हमने मोमेंटम, जो दूसरा मोमेंटम है ना, एक तो था इनिशियल मोमेंटम, तो दूसरा मोमेंटम हमने ये इसकी इक्वेशन बना ली, ठीक है। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, p² / 2m। अब ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ना, अब हम ये कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं, जो चेंज है, मतलब कितनी इंक्रीज़ हुई थी वो देख रहे हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं k' का। और ये मोमेंटम भी कौन सा वाला है, इंक्रीज़ वाला है, p' का। तो काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़ आ गया, = p'²। p' की वैल्यू देखिए हमने ये निकाली 1.2p, और ऊपर होल स्क्वायर लगा दें, डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा m। तो ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा 1.44, और ये हो जाएगा p² / 2m। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा ke। अब आप ज़रा और से देखें, ये जो पूरी ये फार्मूला है ये किसके बराबर है, आप ज़रा यहाँ गौर करें, ये पूरा फार्मूला किसके बराबर है, ये फार्मूला है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी वाली जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज़ वाली, वो बराबर है 1.44 टाइम्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। ऐसे ही है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के 1.44 टाइम्स है। ये हो गया स्टूडेंट्स, पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं, इसी को आगे सॉल्व होगा। ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी जो नई वाली उसकी वैल्यू निकाली, लेकिन हमसे पूछा गया है कितने % इंक्रीज़ होगी। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये समझिएगा आप ज़रा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ।
देखें यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आता है, जितने परसेंटेज ये परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये निकालते हैं हम जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हम के नाम दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की वजह से हम 100 लगा देते हैं। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब चेंज कैसे निकालते हैं, बड़े वाले को छोटे वाले को बड़े वाले से माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी थी जिसको हमने के ई डैश का नाम दिया था, देन माइनस फिर एक ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी जिसको हमने के ई का नाम दिया अपॉन के ई। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, के ई डैश की वैल्यू क्या है, देखिए नीचे लिखी हुई है, ये है 1 इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये दी हुई है 1.44 के ई, और ओरिजिनल जो है उसको हम के ई छोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नीचे क्या है, नीचे भी के ई है और 100 चल रहा है। 1.44 के ई माइनस 1 के ई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 0.4, और के ई तो एज इट इज़ आ गया, ये आप माइनस करके देख लीजिएगा, अपॉन के ई आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी की, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो के ई से के ई कैंसिल होगा, तो 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100, और 0.44 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यू विल गेट 44। तो इसका जो आंसर है बेसिकली क्या है, 44 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के MCQs ख़त्म हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।